नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। ये आपका वीडियो नंबर 105 है। इससे पहले आपको 104 वीडियो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा, क्योंकि आपको वीडियो में क्वालिटी दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको लास्ट में फीडबैक देना है अपना, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रख लें, जिससे आपको नोट करने में आसानी होगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, देखिए आपको क्लीन दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? यानी समिति से रिलेटेड या आयोग से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। किसी भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न है कि अरविंद सुब्रमण्यम समिति किससे संबंधित है? तो जीएसटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो जीएसटी से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा? जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा आया। संविधान संशोधन बोले तो अमेंडमेंट, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी आया। और ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। इसलिए हम लोग 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। और संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है? जीएसटी से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि जीएसटी सबसे पहले लागू कहाँ हुआ, किस राज्य में। और समिति से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप एक बार देख लीजिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां से जो प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न पूछा जाए जो हम इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार पूरा कंप्लीट। जैसे में क्या हुआ कि एक बार अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका माइंड में एक बार आ जाएगा। यानी एक बार जैसे माइंड से प्रश्न गुजर जाता है तो आप प्रश्न अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो माइंड कुछ हद तक काम करेगा आपका। तो दंती वाला समिति बेरोजगारी से संबंधित है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, दंते वाला समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी से। बेरोजगारी से। राज्य समिति कृषि से संबंधित है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है हम उसको बता रहे हैं। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? जनसंख्या से, जनसंख्या नीति से। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है। और इसमें याद रखिएगा नरसिम्हन समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन यानी निजी क्षेत्र में सुधार, उद्योग के कंप्यूटरीकरण, यानी भी किससे संबंधित है? इसमें आपको याद रखना है निजी क्षेत्र के सुधार, रंगराजन समिति। राजा चेलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजा चेलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। और नरसिम्हन समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें आपको याद रखना है तेंदुलकर समिति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी प्रश्न पूछा गया। निर्धनता रेखा के आकलन हेतु ये संबंधित है। केलकर समिति मोस्ट इंपोर्टेंट,
पिछड़ी जातियों पर पहली समिति, कौन सा समिति था? केलकर समिति। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। तो केलकर समिति आप याद रखिएगा, पिछड़ी जातियों पर पहली समिति थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए आप पूरा याद नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बार पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा इसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं। विजय केलकर समिति प्राकृतिक गैस मूल्य से संबंधित है, और ये तो हम आपको बता दें केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर आरोपण से संबंधित है। केलकर संबंधित आप केलकर जो समिति है उसको आप जरूर याद रखिएगा। मल्होत्रा समिति मोस्ट इंपोर्टेंट, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। बलवंत राय मेहता ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता पंचायती राज से संबंधित है। इसमें क्या था? त्रिस्तरीय। और अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? वो भी पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन उसमें द्विस्तरीय व्यवस्था था। त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो आप यहाँ देखिए बलवंत राय मेहता, 3 अक्षर से त्रिस्तरीय पंचायती समिति बलवंत राय मेहता, और अशोक मेहता द्विस्तरीय। तो सीधा प्रश्न पूछा बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है, आप इतना याद रखिएगा, और कुछ आयोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे में प्रश्न पूछेगा हंटर आयोग किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट जालियांवाला बाग हत्याकांड, और एक कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, पंजाब के। नानावटी आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट गोधरा कांड। तो नानावटी आयोग किससे संबंधित है? गोधरा कांड से। सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा कि किससे संबंधित है? ठक्कर आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट इंदिरा गांधी हत्याकांड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित है। फुक्कन आयोग, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, तहलका टेपकांड से संबंधित है। हिटले आयोग ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्रम से संबंधित है। सरकारिया आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य के बीच से, यानी केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है ये किससे संबंधित है? सरकारी आयोग केंद्र राज्य के बीच संबंध से। कोठारी आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट शैक्षिक सुधार यानी शिक्षा से संबंधित है। मंडल आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो आप कहिए सर ये तो पूरा आप बता दिए, तो पूरा तो है ही कितना, इसमें 10 है टोटल, तो आप टोटल याद रख लीजिएगा, लेकिन कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और प्रश्न पूछा था बिहार दरोगा में फजल अली आयोग समिति। फजल अली आयोग समिति, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन से। बिहार दरोगा में पूछा गया था हाल ही में। फजल अली आयोग, तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, फजल अली आयोग एक किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से। राज्यों के पुनर्गठन से, राज्यों के पुनर्गठन से फजल अली आयोग समिति। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? तो यहां आप ध्यान से पढ़िएगा लास्ट में कि सूचीबद्ध है या नहीं है। तो देखिए कभी कभी ये भी कमेंट करते हैं कि सर आप पूरा मतलब आपको हिंदी नहीं पढ़ने आता है तो ये नहीं आता, तो आप बच्चा नहीं कि हम आपको टोटल मतलब पूरा लाइन से पढ़ेंगे, इनमें से कौन सी कंपनी, यानी इस तरह से पढ़ेंगे। हम यहाँ सीधा पढ़ेंगे कि महारत्न कंपनी कौन सा शामिल नहीं है, यानी डायरेक्ट हम इसको पढ़ देंगे। तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है, यानी प्रश्न पूछा कि महारत्न कंपनी के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो टोटल जो अभी तक महारत्न कंपनी शामिल है कितना है? 11। हाल ही में यानी 2021 के अक्टूबर या सितंबर में 11वां महारत्न कंपनी शामिल हुआ, और वो कौन सा है? तो लिस्ट देख लीजिए पूरा,
देखिए PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सीधा फुल फॉर्म पूछा जाए, क्यों? क्योंकि खबरों में अभी चर्चा में। तो PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये भारत का 11वां महारत्न कंपनी है। भारत का 11वां महारत्न कंपनी कौन सा है? PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारत का नवीनतम महारत्न कंपनी, और कौन सा नंबर का है? 11वां। तो इसको आप याद रखिएगा। और 10 इधर जो है लिस्ट आपका सेल, HP, NTPC, पावर ग्रिड, गेल, कोल इंडिया, ONGC, इंडियन ऑयल, भेल, भारत पेट्रोलियम। तो आप इसको जरूर याद रखें, इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। तो अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न सोल्व करने का फायदा यह है कि बार बार जो प्रश्न रिपीट हो रहा है, कितना रिपीट हो रहा है, कौन से यानी चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये आपको फायदा मिलेगा। तो भारत यानी महारत्न कंपनी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया NTPC में। तो यहाँ कौन शामिल नहीं है? कोल इंडिया शामिल है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, ये भी शामिल है। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IOL, देखिए यहाँ शामिल है IOL, इंडियन ऑयल, ये तो शामिल है इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल ये भी शामिल है, तो सी भी शामिल है। यहाँ लिख रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? नहीं हुआ, यानी इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? तो नहीं हुआ यानी प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ, इसका कहने का मतलब वह प्राथमिक रंग होगा। जो दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं होगा, इसका कहने का मतलब क्या होगा? वो प्राथमिक रंग होगा। तो नहीं है, तो इसमें से नहीं चुनना। तो सबसे पहले आप लिस्ट देखिए प्राथमिक रंग कौन कौन है। 1 मिनट, देखिए यहाँ से जो ग्राफ है साइड हो गया। हम 1 मिनट आपको हम इमेज के द्वारा दिखाते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हैं टॉप पे, ये क्या प्राथमिक रंग है? यानी ग्रीन, ब्लू, रेड, यानी लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, ये क्या है? प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंगों, जब अगर आप प्राथमिक रंग को मिलाइएगा, जैसे मान लीजिए तीनों का अगर मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? व्हाइट बन जाएगा। यानी लाल, हरा और नीला को मिलाइएगा तो यहाँ क्या बनेगा? व्हाइट बनेगा। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, येलो है। येलो बोले तो पीला, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे मैजेंटा है। तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो भुजा पे, ये क्या है? द्वितीयक रंग है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कोना पे, ये क्या है? आपका प्राथमिक रंग है। तो आपसे प्रश्न पूछे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा, नीला। आप याद रखिए, टेबल को आप याद रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो जब लाल और सियान को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? व्हाइट। जब रेड, जिसमें प्रश्न पूछेगा रेड और हरा, तो रेड और हरा को मिलाइएगा तो ये जो बीच में रहेगा ये रंग बनेगा। तो यानी रेड और जब हरा को मिलाइएगा कौन सा रंग बनेगा? येलो। ग्रीन और ब्लू को मिलाइएगा तो कौन सा बनेगा? सियान। ब्लू और लाल को मिलाइएगा तो कौन सा बनेगा? मैजेंटा। तो आप याद रखिएगा इसको, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। यानी एक दूसरे के पूरक है। सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा रेड का पूरक रंग कौन सा है? रेड का पूरक रंग कौन सा है? तो रेड का पूरक रंग कौन सा हो जाएगा? सियान। रेड का पूरक रंग सियान। यानी वैसा दो रंग जिसको मिला देने से कौन सा रंग बन जाए? सफेद रंग, वह क्या होगा? पूरक कहलाएगा। तो रेड का पूरक सियान, ब्लू का पूरक येलो, ग्रीन का पूरक मैजेंटा।
तो प्रश्न जो आप पूछा गया, यहाँ पे जो प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया कुछ अजीबो-गरीबो सा ऑप्शन दिया गया। अब पता नहीं किस टाइप का यहाँ पे आंसर दिया गया बोर्ड के द्वारा। थोड़ा सा प्रश्न है जो देखिए यहाँ पे दिया गया नारंगी, हरा, नीला। तो नीला और हरा जो क्या है, दोनों प्राथमिक रंग है। तो जब दोनों प्राथमिक रंग है तो दोनों बन ही नहीं सकता, तो नहीं पूछा गया। तो यहाँ जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया है नीला दिया गया, लेकिन हरा जो है इसको किस तरह से बोर्ड इसका आंसर दिया, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हरा और नीला दोनों जो प्राथमिक रंग है, यहाँ प्रश्न पूछा दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ। तो जो प्राथमिक रंग होता है वो संयोजन से निर्मित नहीं होता। तो हरा भी प्राथमिक रंग है, यहाँ देखिए ग्रीन, और ब्लू बोले तो नीला। तो इसको आप कभी कभी हरा को देखिए येलो को कभी प्राथमिक रंग में शामिल कर लेता है। तो लेकिन इसका जो आंसर होगा बोर्ड के द्वारा जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट के द्वारा जो आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन में दोनों नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन में कोई एक ही देगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न जो क्या है, डॉट टेबल प्रश्न है। डॉट टेबल क्या है, हरा और नीला दोनों प्राथमिक रंग है, तो यहाँ नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आंसर नहीं होगा, दोनों आंसर नहीं होगा, हरा और नीला दोनों ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्राथमिक रंग है, लेकिन बोर्ड के द्वारा दिया गया है नीला। तो कभी कभी बोर्ड भी गलती करता है, बीपीएससी यूपीएससी सभी एग्जाम में एक दो प्रश्न गलत होता और कोर्ट में जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में हमेशा एक दो प्रश्न यूपीएससी के द्वारा भी जाता, मतलब गलत होता है, बीपीएससी के द्वारा भी गलत होता है, यानी आयोग कभी कभी गलत कर देता है। तो ज़्यादा आपको इससे टेंशन नहीं लेना है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे लग गया, ये जो आप इमेज देख रहे हैं देखिए यहाँ पे है, तो आप इसको नेक्स्ट है 1024 मेगावाट, 1024 मेगावाट डॉट के बराबर होता है। देखिए मेगावाट कुछ नहीं लिखा है, MB, आप MB तो जानते होंगे। तो MB यानी 1024 MB कहने का मतलब है 1 GB होता है। आप इसको शॉर्ट में जानते हैं कि 1 GB। तो आप अगर कभी डेटा भराए होंगे मोबाइल में तो आप बोलते हैं कि 1 GB हमको पर डे डेटा चाहिए। तो 1 GB कहने का मतलब आपको कितना मिलेगा, 1024 MB। यानी अगर आप 1 GB डेटा अपने मोबाइल में डला रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 1024 MB। तो GB को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गीगाबाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और MB को क्या लिखेगा, 1 MB बराबर 1024 KB। 1 MB बराबर 1024 KB बोले तो किलोबाइट, KB बोले तो किलोबाइट, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। और 8 बीट बराबर 1 बाइट, यानी जो छोटा उसमें आपको गुना करना, तो 8 बिट्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाइट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में इनमें से कौन सा संगठन RTI अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया। तो RTI के बारे में हम आपको बताए थे, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, और यह अधिनियम कब का था, 2005, यानी सूचना का अधिकार। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो कौन अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है, तो नहीं रखा गया, बाहर नहीं रखा गया, यानी आप अगर किसी को ये बोल रहे कि आप खराब नहीं है, इस कहने का मतलब कि आप क्या है, अच्छा है। अगर आप किसी को ये बोल रहे कि आप खराब नहीं है, इसका कहने का मतलब कि आप अच्छा है, तो यही वही प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया, इसका मतलब कहने का मतलब अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया? तो अधिनियम कब का था? 1813 का, चार्टर अधिनियम 1813। तो चार्टर अधिनियम से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम आपको सारा कवर करेंगे तो आपको क्या करना कि चार्टर अधिनियम कवर कर लेना। कौन कौन सा? एक 1793, हर 20 साल पे चार्टर अधिनियम आता था। 1793, 1813 और फिर 20 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1833। तो तीनों को आपको एक बार देख लेना है। भारत सरकार अधिनियम 1935, जितना भी संविधान में अधिकतर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको एक बार क्या करिएगा कि देख लीजिएगा। हम ऐसे इसका PDF नोट करके आपको कहाँ दे देंगे? टेलीग्राम चैनल पे, वहां से भी आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की खाली संरचना का प्रावधान किया गया है। तो कैसा प्रावधान है? संघीय यानी फेडरल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो कहाँ उत्पन्न हो सकता है? मस्तिष्क और हृदय में। कहाँ उत्पन्न होगा? मस्तिष्क और हृदय में। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मस्तिष्क कहीं भी नहीं दिया गया, तो मस्तिष्क ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क और हृदय। और जो मानव होता है, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। यानी कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। दाया अलिंद, वाया अलिंद। देखिए दाया अलिंद और वाया अलिंद। दाया नील है, वाया नील। वाया मतलब बाया नील है, जिसको हम राइट और लेफ्ट बोलते हैं। तो आप याद रखिए इसको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 263। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत ज्यादा ही प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123, 213 लिख रहे हैं, राज्यपाल का है। अनुच्छेद 123, और यही अगर राज्यपाल पूछ लेगा तो अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा? 123, राज्यपाल 213। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधों की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रहण के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी। जैसे यह प्रश्न पूछा स्टार्च में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो जैसे यह प्रश्न पूछा गलत, तो गलत पे आपको क्या करना है? ध्यान से आपको देखना कि कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो लास्ट में आप ध्यान दीजिएगा कि सत्य है या सत्य नहीं है। इस तरह से प्रश्न पूछकर क्या करता है? प्रश्न आपसे गलत करवा लेता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, सही है। तो आप इस तरह से याद रखें, जैसे जाइलम और जैसे जल। यानी जो जाइलम है, देखिए जटिल उत्तक दो प्रकार का होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, यानी जो जाइलम है जल का परिवहन करता है और फ्लोएम है जो क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। तो जल से जल याद रखिएगा, तो जल यानी जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, ये भी सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये भी सही है। तो जब तीनों सही हो गया तो ये जाहिर सा कि डी नंबर क्या होगा? गलत होगा। तो कभी कभी आपको क्या करना है कि सही वाला को चुन लेना है तो गलत मिल जाएगा, और कभी कभी आपको गलत वाला को चुन लेना है तो सही मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? अभी तुरंत आपको बताया 4। स्तनधारी बोले तो मनुष्य भी आ जाएगा, मनुष्य नहीं मनुष्य आ जाएगा। 3 बोले तो उभयचर बोले तो इसमें क्या आ जाएगा? मेढक। 2 बोले तो जलीय जीव, इसमें क्या आ जाएगा? मछली जलीय जीव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और कॉकरोच याद रखिए सबसे ज्यादा उसमें होता है चेम्बर, कॉकरोच आप याद रखिएगा कितना चेम्बर होता है? 13। कॉकरोच में कितना चेम्बर होता है? 13। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भारत में टोटल कितना है? 8। ये जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, सॉरी केरल। मोहिनीअट्टम केरल, उड़ीसी नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा, सतरिया असम। और बिहू आप याद रखिएगा, ये तो हुआ क्लासिकल डांस। टोटल भारत में 8 क्लासिकल डांस है और बिहू असम। देखिए यहाँ पे असम लिख लीजिएगा, बिहू असम। और भी प्रश्न पूछा जाएगा। ओनम केरल हो जाएगा, लावनी महाराष्ट्र, यक्षगान कर्नाटक, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर भारत, यक्षगान कर्नाटक। तो ये सब जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना जरूरी है। तो आप याद रखें लावनी छत्तीसगढ़। लावनी कहाँ का? लावनी आपको क्या बताया? छत्तीसगढ़ बोले क्या? लावनी। अगर आपको लावनी छत्तीसगढ़ भी अगर बताए तो आप छत्तीसगढ़ नहीं करिएगा। लावनी कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। और छत्तीसगढ़ से कौन रिलेटेड है? लावनी महाराष्ट्र का नृत्य है। लावनी कहाँ का? महाराष्ट्र। और छत्तीसगढ़ पंडवानी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़। और तीजन वाई का संबंध किससे है? पंडवानी नृत्य से। तीजन वाई का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडवानी नृत्य से। आप इसको याद रखें। और लावनी महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पर इनमें से किस अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य खुले में शौच से, जो खुले में जो शौच का जो प्रथा था उसको क्या करना था? समाप्त करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? 1930। ऑप्शन नंबर डी। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1929 लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन होता है? लाहौर में। और अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखता है। कौन सा प्रस्ताव रखते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वही प्रस्ताव रखते हैं। तो प्रस्ताव जब रखते हैं तो वही 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया जाता है। यानी 1930 को, 1929 में प्रस्ताव रखा जाता है और 1930 को यानी 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो आप इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आयरे कोटे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? हैदर अली, तो आपको मालूम कि आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो पहला कब हुआ था? 1767 से 69, और जो दूसरा हुआ था 1780 से 84 के बीच। लेकिन हैदर अली की मृत्यु बीच में ही हो जाता है। कब होता है? 1782 में। तो यहाँ 1781 दिया गया, मतलब 1781-82 में मृत्यु हो जाता है। उसके बाद नेतृत्व कौन करता है? हैदर अली का जो पुत्र होता है टीपू सुल्तान। उसके बाद नेतृत्व कौन करता है? टीपू सुल्तान। तो आप इसका राइट आंसर क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1781। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 112 बोल रहे हैं, 112। 110 में क्या है? 108 में क्या है? तो 108 में संयुक्त बैठक, यानी राज्य और लोकसभा दोनों का संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाएगा? अनुच्छेद 108 के तहत। ये प्रश्न पूछा गया था। अगर आप कल के वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको हम बताए थे इसके बारे में। और धन विधेयक 110, धन विधेयक 110 और वार्षिक वित्तीय विवरण 112। इसी को हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। लेकिन बजट जो शब्द है संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। 101, 102, तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 112, 108 और 110। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? लावनी, अभी आपको तुरंत बताया, लावनी कहाँ का? महाराष्ट्र। और पंडवानी छत्तीसगढ़। तीजा नवाई का संबंध किससे था? पंडवानी नृत्य से। मांडो एमपी, वाउल पश्चिम बंगाल, बिहू असम। खाली स्थान एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। कौन सा? साइबर लॉ। कौन सा? साइबर लॉ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। कब? तो 21 अक्टूबर 1943। तो आपको छोटा डेट याद नहीं रखना, आप याद रखिएगा 1943। ऑप्शन नंबर डी। CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर कौन सा पार्टी का स्थापना किए थे? स्वराज पार्टी। 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किए थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोस्ट इंपोर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं के द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। कौन संबंधित थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट प्रश्न जो भी हम लोग कलेक्ट किए थे सारा प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।